हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लॉज के हवाले से कुछ दोस्तों के सवालात नोट किए हैं, तो उस पर आज बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी लॉज काफ़ी ज़्यादा है, बहुत एक वसी टॉपिक है। अगर इस पर डिटेल में बात की जाए तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, शायद ये फिर भी लॉज ख़त्म ना हो। मैं मुख्तसरन एक ओवरव्यू तो आपको दे देता हूँ कि प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनके ऊपर एक मुख्तसरन आपको वैसे भी एज अ लेमैन मुख्तसरन ही पता होना चाहिए कि एक कानून मौजूद है एक चीज़ के बारे में। अब उसके अंदर सेक्शंस में जाना, डिटेल्स में जाना तो बोरिंग भी हो जाएगा फॉर नॉर्मल पर्सन जो कि लॉ की फील्ड से नहीं है। लेकिन नॉलेज एक आपको सरसरी नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, उसी हवाले से मैं बात करूँगा। एक सरसरी आपको ओवरव्यू दे दूँगा। तो बात करते हैं प्रॉपर्टी लॉज की। लॉज ऑफ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे कि पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल है 23, जिसके तहत हर शहरी को, चाहे वो मर्द हो औरत हो, कोई उस रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, हर सिटीजन, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी खरीदें, अपने पास रखें या बेचें, ये हर सिटीज़न को राइट दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। शुरुआत ज़ाहिर आइनी फंडामेंटल राइट से करेंगे, उसके बाद फिर इसके डिफरेंट इसमें प्रॉपर्टी के हवाले से एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस है, कवानीन हैं, जिनके तहत प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन, खरीदो फरोख्त, टैक्सेशन जो गवर्नमेंट को जाती है, ये डिफरेंट लॉज, डिफरेंट एक्ट्स के तहत ये सब होता है। इसमें एक है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, जिसमें बाद में कुछ अमेंडमेंट्स होती रही हैं, लेकिन ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ब्रिटिश राज था जब यहाँ पे इंडो पाक जब एक साथ थे, तो 1908 में ये कानून आया रजिस्ट्रेशन एक्ट का, जिसके तहत यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किस तरह से रजिस्ट्रेशन उनकी करवानी है, क्यों करवानी है, क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। वो तरीक़ेकार, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ के मुख्तलिफ़ पर्पज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। तो यानी जब हम कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है या नहीं है आम ज़बान में, तो बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की जाती है। रजिस्ट्री अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 ये एक कंपलसरी है हर प्रॉपर्टी की। और आज के दौर में हम कहते हैं कि रजिस्ट्री है प्रॉपर्टी की या प्रॉपर्टी लीज है या नहीं है, ये सब इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत है। उसके बाद है स्टाम्प्स एक्ट ऑफ 1899, ये 1899 1899 का स्टाम्प्स एक्ट है। ये बेसिकली रेवेन्यू फॉर ऑफ द गवर्नमेंट के लिए एक्ट बनाया गया था। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी हुकूमत किसी भी मुल्क की चलती है टैक्स के पैसे से। यानी पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कारोबार होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सब में एक परसेंटेज होती है टैक्सेशन की जो कि गवर्नमेंट को जाती है। उसमें टैक्सेस गवर्नमेंट फेडरल लेवल के भी होते हैं, प्रोविंशियल लेवल के भी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो किसी भी गवर्नमेंट की लाइफ लाइन है यानी लाइफ ब्लड है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, वो टैक्स अमाउंट है जो उसको उस यानी मुल्क की आवाम से मिलता है मुख्तलिफ सूरतों में। तो ये स्टाम्प्स एक्ट है, ये भी इसमें प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1967, 1967 में ये लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये भी बेसिकली रेवेन्यू फॉर दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सूबाई हुकूमत के रेवेन्यू का एक ज़रिया है। इस कानून के तहत जो भी प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शंस होंगी एक सूबे के अंदर, तो उसमें से एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को ऑन ईच एंड एवरी टैक्स ट्रांजैक्शन, ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन टैक्स अमाउंट जाएगी। और इसी तरह से फिर है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882, 1882 का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। इसमें अब जैसे बात हो गई कि पहले आपने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के कानून की हमने बात की मुख्तसरन, उसके बाद फिर स्टाम्प्स एक्ट की बात की। स्टाम्प्स एक्ट भी वही रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, लैंड रेवेन्यू एक्ट भी वो है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी एक बार रजिस्टर हो गई, लीज हो गई, एक बंदे के पास आ गई, या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे किसी और के नाम पे।
इसके लिए बाकायदा ये कानून है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आया था। हाँ, इसमें बाद में कुछ अमेंडमेंट्स लाजमी हुई हैं टाइम टू टाइम, वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों ये कुछ, अब मैं इनके डिटेल में डेफिनेटली अगर जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग लॉट ऑफ टाइम। अब इसमें यह है कि मैं फिर किसी वीडियो में एक एक्ट को मुख्तसरन उससे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बात कर लूँगा। बट फ़िलहाल ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई है। तो ये जो इसमें 4 एक्ट्स थे, 4 कवानीन है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी लॉज इन पाकिस्तान। अब इसमें काफ़ी दोस्त कंफ्यूज होंगे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात नहीं की। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक ऐसा एक्ट है कि जब दो पार्टीज बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें, एग्रीमेंट करें, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक सेपरेट हम कैटेगराइज करते हैं। अगर लॉज ऑफ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान देखें तो उसमें ये मेजर 4 कवानीन हैं। नो डाउट सेल एग्रीमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है तो वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही एग्रीमेंट टू सेल को मेंशन किया हुआ है कि जब दो पार्टीज आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई एग्रीमेंट करें, यानी एक ऑफर करे, दूसरा उसको एक्सेप्ट करे। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है जैसे मैं हूँ मिस्टर ए, दूसरा है मिस्टर बी, मैंने मिस्टर बी को एक ऑफर की, प्रपोजल दिया, समझे, ऑफर दी कि ये चीज़ मैं आपसे ख़रीदना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ओके, यानी अगर वो एग्री करेंगे तो मेरे उस प्रपोजल को या मेरी उस ऑफ़र को वो जब एक्सेप्ट करेंगे तो उसको कहेंगे ऑफ़र एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेंस हो गई। अब उसके अंदर लाजमी होगा कि जब मैं उनसे एक चीज़ प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ तो उसके बदले में मैं उनको दूंगा सेल कंसिडरेशन प्राइस। इसको कहते हैं कंसिडरेशन। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैं ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फिर उसमें एक उसका लीगल होना ज़रूरी है। मैं उस जो भी मुआहदा करूँगा वो कानूनी होना चाहिए, लीगैलिटी। मैं किसी क्राइम के हवाले से किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता कानूनी कि मिल के ये काम करते हैं, ये कोई क्राइम कर लेते हैं, तो वो तो क्रिमिनल चीज़ हो जाएगी। उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एग्रीमेंट का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ डिटेल में घुस रहा हूँ, आई थिंक मैं इसको यही एंड कर लेता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक अलग चीज़ है जो कि प्रॉपर्टी या किसी भी और चीज़ों के लिए हो सकता है, लेकिन लॉज ऑफ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान ये 4 मेजर लॉज हैं। और इंशाल्लाह इस पर मैं कभी डिटेल में 1 बाय 1 इन सारे कवानीन के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।